हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल सचिन एजुकेशन हब पर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं OECD। जो OECD आपके यहाँ पे मतलब 1999 में प्रिंसिपल्स आए थे, दैट इज़ ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, इसकी पूरी फुल फॉर्म है। तो उसके रिगार्डिंग क्या क्या प्रिंसिपल्स हैं, बस एक छोटा सा क्वेश्चन है दोस्तों, तो प्रिंसिपल्स को ज़रा डील कर लेते हैं क्या है ये कहता। तो नंबर 1 आपके पास प्रिंसिपल आ जाता है, इंश्योरिंग द बेसिस फॉर एन इफेक्टिव कॉर्पोरेट गवर्नेंस फ्रेमवर्क। ये OECD यानी ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट ने क्या किया था, कुछ प्रिंसिपल्स निकाले थे, जिसमें पहला प्रिंसिपल था कि इंश्योर करना बेसिस ऑफ इफेक्टिव कॉर्पोरेट गवर्नेंस, इफेक्टिव कॉर्पोरेट गवर्नेंस बना रहे। इसके लिए उन्होंने इंश्योर मतलब ये ध्यान रखना था, यानी इसका मेन प्रिंसिपल सबसे पहले यही आता है कि जितना भी आपका क्या बन रहा है, द कॉर्पोरेट गवर्नेंस फ्रेमवर्क शुड बी डेवलप विद द व्यू टू इम्पैक्ट एंड ओवरऑल इकोनॉमिक परफॉर्मेंस, मार्केट इंटीग्रिटी एंड इंसेंटिव्स इट क्रिएट फॉर द मार्केट पार्टिसिपेंट एंड प्रमोशन ऑफ ट्रांसपेरेंट एंड वेल फंक्शनिंग मार्केट। एक तरीके का कॉर्पोरेट गवर्नेंस कैसा होना चाहिए, इकोनॉमिक परफॉर्मेंस शो कर रहा हो, मार्केट इंटीग्रिटी होनी चाहिए, इंसेंटिव्स दिए जाने चाहिए और प्रमोशन ट्रांसपेरेंट तरीके से होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें कॉर्पोरेट गवर्नेंस के अंदर होनी चाहिए। उनका पहला ये प्रिंसिपल था। द लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट दैट अफेक्ट द कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रैक्टिसेस शुड बी कंसिस्टेंट। जो लीगल और रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट है कॉर्पोरेट गवर्नेंस को जो इफेक्ट कर रही है, वो कंसिस्टेंट होनी चाहिए। किसके साथ? रूल ऑफ लॉ के साथ। ठीक है, या ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए या एनफोर्सेबल भी होनी पड़ेगा, तभी वो चीज़ मानी जाएगी। फिर आ जाता है द डिवीज़न ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी अमंग डिफरेंट अथॉरिटी। डिफरेंट अथॉरिटी के बीच में जो डिवीज़न ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी की जाती है, वो शुड बी क्लियरली आर्टिकुलेटेड एंड डिज़ाइन टू सर्व द पब्लिक इंटरेस्ट। वो सबको क्लियर होनी चाहिए ताकि सबको पता लगे क्या चल रहा है और क्या हो रहा है कॉर्पोरेट गवर्नेंस के अंदर, या कॉर्पोरेट गवर्नेंस कैसा है एक कंपनी का, राइट। फिर आता है स्टॉक मार्केट रेगुलेशन शुड सपोर्ट इफेक्टिव कॉर्पोरेट गवर्नेंस। स्टॉक मार्केट को भी क्या करना चाहिए, इफेक्टिव कॉर्पोरेट गवर्नेंस बनाने की ज़रूरत है, ताकि उससे जो कॉ बॉर्डर कॉपरेशन है वो एनहांस हो सके और बायलेटरल और मल्टीलेटरल एग्रीमेंट्स की इंफॉर्मेशन ज़्यादातर एक्सचेंज की जा सके। यानी स्टॉक मार्केट में भी क्या करना होगा, हमें कॉर्पोरेट गवर्नेंस को एज इट इज़ ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश रखनी है। सेकेंड प्रिंसिपल आ जाता है द राइट्स एंड इक्विटेबल ट्रीटमेंट ऑफ शेयर होल्डर्स एंड की ऑनरशिप फंक्शंस। हम जो राइट्स और इक्विटेबल ट्रीटमेंट करना है, मतलब जितने भी राइट्स और इक्विटेबल ट्रीटमेंट है किसके रिगार्डिंग, शेयर होल्डर्स के रिगार्डिंग होना चाहिए। जैसे कि जो शेयर होल्डर राइट्स हैं उसमें क्या क्या होना चाहिए, उसमें सिक्योर मेथड होना चाहिए ऑनरशिप रजिस्ट्रेशन का, कन्वे और ट्रांसफ़र शेयर्स, उसमें कन्वे या ट्रांसफ़र शेयर्स का सिस्टम होना चाहिए, उसमें रेलेवेंट या मटीरियल इन्फॉर्मेशन ऑन द कॉपरेशन ऑन टाइमली बेसिस हमें पता होनी चाहिए। पार्टिसिपेट एंड वोट इन जनरल शेयर होल्डर मीटिंग। पार्टिसिपेट भी मतलब शेयर होल्डर्स को राइट हो उनके पास कि वो किसी भी मीटिंग में क्या कर सकते हैं, जनरल मीटिंग के अंदर अपनी वोट दे सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इलेक्ट एंड रिमूव मेंबर्स ऑफ द बोर्ड। वो किसी भी बोर्ड के मेंबर को इलेक्ट या रिमूव भी कर सकते हैं, ये राइट उनके पास है। और शेयर इन द प्रॉफिट और कॉपरेशन, उनका शेयर होना चाहिए प्रॉफिट के मतलब कॉपरेशन के प्रॉफिट के अंदर। ये सारे राइट्स हैं किसके, शेयर होल्डर के अंडर OECD। अब शेयर होल्डर शुड बी सफिशिएंटली इन्फॉर्म्ड अबाउट। शेयर होल्डर्स को ज़्यादातर इन्फॉर्मेशन किसके रिगार्डिंग मिलनी चाहिए, अमेंडमेंट जितनी भी हुई हैं, AOA दैट इज़ आर्टिकल ऑफ इनकॉर्पोरेशन भी हो गया या बीच में आ सकता है, ये सारी चीज़ें उनके पास मतलब इनके बारे में अमेंडमेंट जितनी हुई हैं वो उनको पता होना चाहिए। द ऑथोराइजेशन ऑफ द एडिशनल शेयर्स। एडिशनल शेयर्स किसने लिए, ऑथराइजेशन उसकी किसके पास है, ऑथराइजेशन है क्या, मतलब ये सारी चीज़ें उनको पता होनी चाहिए। यानी इन्फॉर्म्ड करना पड़ेगा उनको एज अ शेयर होल्डर अगर वो काम कर रहा है आपके OECD प्रिंसिपल के दायरे में। अब OECD प्रिंसिपल कहता है कि इफेक्टिव कॉर्पोरेट गवर्नेंस बनाने के लिए क्या होना चाहिए, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ट्रांजेक्शन्स जिसमें ये सारी चीज़ें हैं उनके रिगार्डिंग शेयर होल्डर शुड हैव अपॉर्चुनिटी टू पार्टिसिपेट इफेक्टिवली। वही राइट्स आ गए दोबारा कि शेयर होल्डर के पास अपॉर्चुनिटी होती है कि वो किसी भी मतलब पार्टिसिपेट कर सकता है कॉर्पोरेट के अंदर, मतलब मीटिंग के अंदर एज अ इफेक्टिवली, और वोट दे सकता है अपनी एज अ मीटिंग इन द मीटिंग। ठीक है, फिर आता है शेयर होल्डर शुड हैव अपॉर्चुनिटी टू आस्क अ क्वेश्चन टू द बोर्ड। उसके बाद राइट भी है, वो बोर्ड को क्वेश्चन भी पुट कर सकता है रिगार्डिंग टू एक्सटर्नल ऑडिट हो गया, या किसी मीटिंग के दायरे में, या फिर किसी रेजोल्यूशन के बेस पे। इफेक्टिव शेयर होल्डर पार्टिसिपेशन इज इन द की कॉर्पोरेट गवर्नमेंट डिसीजन सच एज द नॉमिनेशन एंड इलेक्शंस ऑफ बोर्ड मेंबर्स। जो इफेक्टिव शेयर होल्डर पार्टिसिपेशन है वो होनी चाहिए इन द केस ऑफ नॉमिनेशन हो गया, इलेक्शंस हो गए, उन सभी में। और इम्पेडिमेंट्स टू क्रॉस बॉर्डर वोटिंग शुड बी एलिमिनेटेड। यानी क्रॉस बॉर्डर वोटिंग दोबारा दोबारा नहीं करवानी पड़ेगी, ये ज़रूरी ध्यान में रखना है आप अगर शेयर होल्डर हो तो।
फिर आ जाता है हमारे पास इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, स्टॉक मार्केट्स एंड अदर इंटरमीडिएरीज के रिगार्डिंग भी इसके कुछ प्रिंसिपल्स हैं, जैसे कि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स एक्टिंग इन अ फिड्यूशियरी कैपेसिटी शुड डिस्क्लोज देयर कॉर्पोरेट गवर्नमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू देयर इन्वेस्टमेंट एंड इंक्लूडिंग द प्रोसीजर। जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं उनके पास एक तरीके की ऐसी कैपेसिटी है कि वो अपने जितने भी कॉर्पोरेट गवर्नमेंट्स हैं उनको डिस्क्लोज करें रिगार्डिंग टू इन्वेस्टमेंट, कि उन्होंने इन्वेस्टमेंट किस तरीके से की है, कैसे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें उन्हें डिस्क्लोज करनी चाहिए, ये उन्होंने लिखा है। फिर आता है द कॉर्पोरेट गवर्नमेंट फ्रेमवर्क शुड रिक्वायर दैट, जो कॉर्पोरेट गवर्नमेंट फ्रेमवर्क होता है उसमें क्या होने चाहिए कि एडवाइजर्स हो गए, ब्रोकर्स हो गए, रेटिंग एजेंसीज हो गई या कोई भी और हो गया, वो एनालाइज करें हर एक चीज़ को, डेट प्रोवाइड एनालिसिस एंड एडवाइज रेलेवेंट टू डिसीजन बाय इन्वेस्टर्स एंड डिस्क्लोज एंड मिनिमम कन्फ्लिक्ट ऑफ द इंटरेस्ट। वो ध्यान में रखें कि एक तो कन्फ्लिक्ट कम हो, दूसरा एडवाइस अच्छे से दी जाए किसके द्वारा, इन्वेस्टर्स द्वारा, और जितनी भी डिस्क्लोज की गई इन्फॉर्मेशन वो करेक्ट होनी चाहिए, राइट। इनसाइडर ट्रेडिंग एंड मार्केट मैनिपुलेशन शुड बी प्रोहिबिटेड। ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखना है कि इनसाइडर ट्रेडिंग और मार्केट मैनिपुलेशन कम से कम या प्रोहिबिटेड यानी बिल्कुल ही ख़त्म कर दो। स्टॉक मार्केट शुड प्रोवाइड फेयर एंड एफिशिएंट प्राइस डिस्कवरी एज अ मीन्स टू हेल्प प्रमोट इफेक्टिव कॉर्पोरेट गवर्नेंस। वही बात कि इसमें यह कहा गया है कि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हो गए, स्टॉक मार्केट और अदर इंटरमीडिएरीज मीन्स स्टॉक मार्केट का भी रोल होना चाहिए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा डिस्कवरी करे, एफिशिएंट प्राइस डिस्कवरी करे, जिसका सीधा साधा इफेक्ट कॉर्पोरेट गवर्नेंस को इफेक्टिव बनाने में हो सकता है। अब देखो जी, आगे आता है द रोल ऑफ स्टेक होल्डर्स इन कॉर्पोरेट गवर्नेंस। ये लास्ट ही है हमारा। रोल ऑफ स्टेक होल्डर्स क्या होता है, द राइट्स ऑफ स्टेक होल्डर डेट आर स्टैब्लिश बाय लॉ और थ्रू म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग आर टू बी रिस्पेक्टिव। जितने भी स्टेक होल्डर्स के राइट्स हैं लॉ द्वारा बनाए गए, उनको पहले नंबर पर रिस्पेक्ट दो। फिर आ जाता है वेयर स्टेक होल्डर इंटरेस्ट आर प्रोटेक्टेड बाय लॉ, जहाँ पे स्टेक होल्डर का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट किया जाता है लॉ द्वारा, स्टेक होल्डर शुड हैव अपॉर्चुनिटी टू ऑब्टेन इफेक्टिव रिड्रेस। वहाँ पे शेयर होल्डर को एक राइट है स्टेक होल्डर के पास कि वो किसी भी तरीके से अपने वायलेशन ऑफ राइट्स के खिलाफ क्या कर सकता है, रिड्रेसल मशीनरी के पास जा सकता है और एक कंपनसेशन के वे में अपने पास कंपनसेशन ले सकता है। मैकेनिज्म फॉर द एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन, मैकेनिज्म होना चाहिए एम्प्लॉय की पार्टिसिपेशन ताकि उनको डेवलप किया जाए, उनके स्किल्स को डेवलप किया जाए। वेयर स्टेक होल्डर पार्टिसिपेट इन द कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रोसेस, जहाँ पे स्टेक होल्डर पार्टिसिपेट करते हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस की प्रोसेस में, दे शुड हैव असेस टू रेलिवेंट सफिशिएंट एंड रिलायबल इन्फॉर्मेशन ऑन अ टाइमली बेसिस। उनके पास टाइमली बेसिस के ऊपर क्या होनी चाहिए, इन्फॉर्मेशन अवेलेबल मतलब उनके पास होनी ही चाहिए, ये ध्यान रखना है। और स्टेक होल्डर जैसे कि इसमें बहुत सारे आ जाते हैं, इंडिविजुअल एम्प्लॉयज़, रिप्रेजेंटेटिव बॉडीज शुड बी एबल टू फ्रीली कम्युनिकेट देयर कंसर्न्स अबाउट इलीगल और अनएथिकल प्रैक्टिसेस। उनके पास फ्रीली कम्युनिकेट करना चाहिए किसके रिगार्डिंग, कोई भी इलीगल या अनएथिकल चीज़ हुई है उनको रोकने के रिगार्डिंग। अब देखो जी, अब आपके पास आ जाता है डिस्क्लोजर एंड ट्रांसपेरेंसी। क्या होनी चाहिए इसके अंदर, डिस्क्लोजर होनी चाहिए हर चीज़ का या ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, जैसे कि द फाइनेंशियल एंड ऑपरेटिंग रिजल्ट्स ऑफ द कंपनी। सब कुछ क्लियर कर दो कि फाइनेंशियल ऑपरेटिंग रिजल्ट्स क्या हैं कंपनी के ऑब्जेक्टिव क्या हैं, मेजर शेयर ओनरशिप किसके पास है या कौन ले रहा है, रेमोरेशन ऑफ मेंबर्स क्या हैं, और रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस के बारे में भी आपने पूरा तरीके से डिस्क्लोज या ट्रांसपेरेंट करना है हर चीज़ को, ठीक है। अब एक लास्ट जो पॉइंट है रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द बोर्ड, उसमें भी OECD ने बड़ा योगदान दिया है प्रिंसिपल्स देकर कि वेयर बोर्ड डिसीजन में अफेक्ट डिफरेंट शेयर होल्डर्स ग्रुप डिफरेंटली द बोर्ड शुड ट्रीट ऑल शेयर होल्डर फेयरली। सीधी सी बात ये कही गई है कि बोर्ड को सभी शेयर होल्डर्स को फेयरली ट्रीट करना पड़ेगा। ये नहीं कि किसी शेयर होल्डर को कैसे ट्रीट कर रहे हैं, किसी शेयर होल्डर को कैसे, सबको इक्वली ट्रीट करना पड़ेगा, ये बात कही गई है। रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है बोर्ड की, द बोर्ड शुड अप्लाई हाई एथिकल स्टैंडर्ड। बोर्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो हाई एथिकल स्टैंडर्ड अप्लाई करे और ये कंसीडर करे कि स्टेक होल्डर का इंटरेस्ट सेफ रहे। मॉनिटर द इफेक्टिवनेस ऑफ द कंपनी की इफेक्टिवनेस को क्या है, मॉनिटर किया जाना चाहिए रिगार्डिंग टू द कॉर्पोरेट गवर्नेंस और मेकिंग चेंजेस एज नीडेड। अगर कोई चेंजेस चाहिए नीडेड ज़रूरी तो वहाँ पे चेंजेस करो। सिलेक्टिंग, कंपनसेटिंग एंड मॉनिटरिंग, कहीं पे भी ज़रूरी हो तो वहाँ पे ज़रूरी वो करना होगा एग्जैक्ट प्लानिंग करके। और इंश्योरिंग अ फॉर्मल एंड ट्रांसपेरेंट बोर्ड इन्फॉर्मेशन एंड इलेक्टिंग प्रोसेस, इंश्योर करना होगा इस चीज़ को कि फॉर्मल और ट्रांसपेरेंट बोर्ड नॉमिनेशन या इलेक्शन प्रोसेस की जानी चाहिए, यानी जो इलेक्शन और नॉमिनेशन प्रोसेस है वो फेयरली होनी चाहिए किसके द्वारा, बोर्ड द्वारा। तो ये सारे पॉइंट्स हैं दोस्तों, ये सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे टेलीग्राम चैनल पे जल्दी ही, आप वहाँ से ले सकते हो। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो ये जितने भी नोट्स मतलब ये OECD के जितने भी प्रिंसिपल्स हैं ये आपको समझ आ गए होंगे, साथ में लिखे हुए आपको मिल गए हैं नोट्स यहाँ पे भी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों।
वीडियो अच्छी लगी है, समझ आ गई है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। कहीं पे प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हो। आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।